बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 4। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन। इसमें जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन डेफिनेशंस को देखेंगे और एग्जाम्स में अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता हुआ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम अपने डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है क्वेश्चंस है व्हाट आर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो इसका आंसर है द सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो विद इन इट बट शोज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स इट कैन क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका इफेक्ट शो करता है। जिस तरह हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, चार्जेस मूव करते हैं तो उनकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो ऑब्वियसली कंडक्टर्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के केस में हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती तो ये एज ए इंसुलेटर काम करेगा, तो ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्यों शो करेगा। तो इन चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को क्यों शो करता है, क्यों डाई इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। हालांकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस चैप्टर के अंदर। फिलहाल आप लोग जो है वो इसकी जो डेफिनेशन है उसको याद करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डाई इलेक्ट्रिक शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट एंड वी नो दैट दे डू नॉट कंडक्ट। ये क्वेश्चन बनाया हुआ है कि अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि डाई इलेक्ट्रिक्स तो ऐसे मटेरियल हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कैसे शो करते हैं। तो इसका आंसर है डाई इलेक्ट्रिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस दैट दे लेक द फ्री मूविंग चार्जेस। अच्छा, इसका रीजन दे दिया कि डाई इलेक्ट्रिक जो है मटेरियल्स वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते, क्योंकि इनके अंदर फ्री मूविंग चार्जेस जिस तरह के कंडक्टर्स होते हैं उनकी तरह फ्री मूविंग चार्जेस नहीं होते। दे स्टिल रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द बाउंड चार्जेस। ये जो बाउंड चार्जेस है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा कि जो ये फिर भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स ये इसलिए देते हैं क्योंकि इनके अंदर होते हैं बाउंड चार्जेस विद इन एन एटम्स और द मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज अकर ड्यू टू द पोलराइजेशन, जो कि इस चैप्टर के स्टार्ट में टॉपिक है पोलराइजेशन की वजह से। एंड दिस रिस्पॉन्स टू द स्मॉल शिफ्ट इन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस विद इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हमने इसका आंसर लिखना है कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके अंदर फ्री मूविंग जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्री मूविंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस नहीं होते, लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन होता है। फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन में स्मॉल शिफ्ट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस तरह आता है तो उसके दो रीजन बताने। पहला रीजन ये बताना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन होता है, जिसकी और पोलराइजेशन के फिनोमेना में पॉजिटिव और नेगेटिव की स्मॉल शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट शो करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सप्लेन। ये भी बुक में है, दो मैकेनिज्म दिए हुए हैं। एक्सप्लेन द टू मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिस्टॉर्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स और द मॉलिक्यूल। कि डाइलेक्ट्रिक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्जेस हैं उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसको किस तरह वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, किस तरह वो अपनी पोजीशन से सेपरेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, वो कौन से मैकेनिज्म की हेल्प से है। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो है इंड्यूस्ड डाइपोल्स। इंड्यूस्ड डाइपोल का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके अलावा इसी टॉपिक के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर एक एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा। तो उस चीज़ को, इस क्वेश्चन को, इस जो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है पड़ा हुआ जिसके ऊपर
जो है वो कोई चार्ज नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा। लेकिन अगर हम वैसे सिंपल सोचें कि अगर हमारे पास एक कोई चीज़ न्यूट्रल है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टॉपिक में कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है उस न्यूट्रल एटम के अंदर, वही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। When an atom is electrically neutral, the electric field has influence on it. अच्छा जी, a neutral atom, इसका रीजन पढ़ते हैं। न्यूट्रल एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। एंड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ ऑपोजिट फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है बाहर से, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो वो न्यूक्लियस है उसको ऑपोजिट फोर्स को फेस करना पड़ेगा जो कि हम बाहर से दे रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड पुशेस द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द डायरेक्शंस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज एंड इन द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे वो पॉजिटिव चार्जेस को फील्ड की डायरेक्शन में पुश करेगा और नेगेटिवली चार्जेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक हो गया। एंड दिस सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स द इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा। इसको सिंपल समझते हैं कि हमारे पास अगर एक न्यूट्रल एटम पड़ा हुआ है तो आम इंसान यही समझेगा कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसके जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को बाहर से अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह। पॉजिटिव जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में और नेगेटिव भी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से दो डाईपोल्स बन जाते हैं, दो पोल्स बन जाते हैं ऑपोजिट साइड के ऊपर, और उनको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाईपोल। इंड्यूस हमने वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे के जो पोल्स हैं उनको इंड्यूस करवाया, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इंड्यूस्ड डाईपोल। तो ये हम रीज़न लिखेंगे कि अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इस तरह होता है कि उसके अंदर डाईपोल जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंड्यूस डाइपोल की प्रॉपर एक डेफिनेशन। अ टेम्परेरी शिफ्ट इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस विद एन एटम्स वेयर वन साइड ऑफ द एटम्स बिकम स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर्स बिकम स्लाइटली नेगेटिव। कि एक चार्जेस जो होते हैं हमारे पास उनका टेम्परेरी शिफ्ट हो जाता है एक एटम के अंदर, जिसमें हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, और दो जो है वो उनके दरमियान पोल्स बन जाते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं इंड्यूस डाइपोल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पोलराइजेशन। और ये सब किसकी वजह से होता है? पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है उस एटम के अंदर। It is the process of inducing equal and opposite charge on the two opposite faces of dielectrics on the applications of electric field। तो जो induced dipoles बन रहे हैं, इन induced dipoles के जो बनने का फिनोमेना उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जो बनते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, जो ऑपोजिट फेसेस के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस बनने के फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल? The molecule which has net dipole moment in the absence of electric field। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो लेकिन फिर भी उस मॉलिक्यूल का जो है वो नेट डाइपोल मूवमेंट है, उसके अंदर डाइपोल्स बन रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फिर जो है वो पोलराइजेशन की एक और डेफिनेशन है, द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। कि उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना डाइपोल मूवमेंट है उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। अ लॉट ऑफ लिटिल डाइपोल्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स मटेरियल्स बिकम पोलराइज्ड। अच्छा जी, ये लिखी हुई है पोलराइज्ड मटेरियल, एक हम पढ़ते हैं अनपोलराइज्ड मटेरियल और एक पोलराइज्ड मटेरियल। अच्छा जी, ये है हमारे पास पोलराइज्ड मटेरियल की डेफिनेशन कि अगर हमारे पास जो जिस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, उसी डायरेक्शन में ये जो हमारे पास जो है इंड्यूस्ड डाइपोल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में हो, एक तरह से अलाइन हो, तो इस मटेरियल को हम पोलराइज्ड मटेरियल कहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हम इनको नॉन पोलराइज्ड जो है वो मटेरियल कहेंगे। ठीक हो गया। ये थी कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस जो कि इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस की गई हैं। अगर एग्जाम में कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है उनसे रिलेटेड तो आप इनकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 4.2। इस टॉपिक में
जो स्टार्ट में इसमें हेडिंग दी गई है वो ये है हमारे पास, द फील्ड ऑफ अ पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। पीछे अभी मैंने डिस्कस किया कि पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें उसके जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स हैं उनकी डायरेक्शन और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो उसको हम कहेंगे, उस मटेरियल को पोलराइज्ड कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने उस पोलराइज्ड जो ऑब्जेक्ट है उसका फील्ड डिस्कस करना है कि उसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, उसका इंटरनल फील्ड किस तरह का है। उसके लिए हमारे पास जो टॉपिक नंबर 2.1 है उसमें बाउंड चार्जेस हैं। इस टॉपिक में बाउंड चार्जेस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसी को ही लेते हुए हम नेक्स्ट अपनी फर्दर जो है वो डेरिवेशंस को भी सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, डिस्कस द फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट, कि जो पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट है उसने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है उसको डिस्कस करें। द प्रॉब्लम डिस्क्राइब द सिचुएशंस ऑफ अ पोलराइज्ड मटेरियल विच इज कंपोज्ड ऑफ द माइक्रोस्कोपिक डाइपोल्स दैट आर अलाइंड। जो पोलराइज्ड मटेरियल है वो माइक्रोस्कोपिक डाइपोल्स का बना हुआ है जो कि अलाइन है। ये जिस तरह जो लास्ट डायग्राम है उसमें ये देखें, इस तरह एक स्लैब बनाई है, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें ये हमारे पास ये डाइपोल्स आ गए और बाहर से हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये डाइपोल्स अलाइन है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द फील्ड विच इज प्रोड्यूस बाय द पोलराइजेशन इटसेल्फ, कि इनकी वजह से जो पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है उनकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको आपने डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। एंड द फील्ड विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस आर द बाउंड चार्जेस, और उस फील्ड को भी डिस्कस करना है जो कि इंड्यूस्ड चार्जेस ने प्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा जी, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बाउंड चार्जेस को डिस्कस करते हैं। इन अ पोलराइज्ड मटेरियल बाउंड चार्जेस अपीयर ड्यू टू द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस विद इन द डाइपोल। जब डाइपोल बनता है तो नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ होते हैं, और इन पोलराइज्ड मटेरियल के अंदर हमारे पास जो चार्जेस अपीयर होते हैं उनको हम कहते हैं बाउंड चार्जेस। जो बाउंड चार्जेस होते हैं ये भी दो तरह के चार्जेस होते हैं। बाउंड चार्जेस को सरफेस बाउंड चार्ज भी होते हैं और वॉल्यूम बाउंड चार्ज भी होते हैं। सरफेस बाउंड चार्ज दिस अराइज एट द सरफेस ऑफ द मटेरियल्स वेयर द डाइपोल कैन नो लॉन्गर बी अलाइंड विद द मटेरियल। ये जो उस मटेरियल है, पोलराइज्ड मटेरियल, उसकी सरफेस के ऊपर जो चार्जेस अराइज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनको हम कहते हैं सरफेस बाउंड चार्जेस। और सरफेस के लिए हम ऑब्वियसली सिग्मा यूज़ करेंगे, और पी डॉट एन यूनिट वेक्टर, पी जो है वो पोलराइजेशन वेक्टर है और एन यूनिट वेक्टर है जो कि उनकी डाइपोल्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और दूसरे हमारे पास वॉल्यूम बाउंड चार्जेस। वॉल्यूम बाउंड चार्जेस दिस अराइज विद द बल्क ऑफ द मटीरियल्स ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन। अगर हमारे पास बल्क ऑफ द चार्जेस एक जगह पर एकोमुलेट हो जाएं और उनकी डाइवर्जेंस हो जाए तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम बाउंड चार्जेस। और उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आ जाता है हमारे पास नेगेटिव डेल डॉट पी, ये डाइवर्जेंस को शो कर रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए हमें पता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वल होता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी तो उसका हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो कि हमारी इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने पड़ेगा अपना पोटेंशियल जो कि है V। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू द बाउंड चार्ज इट इज गिवन बाय। अच्छा जी, पोटेंशियल फाइंड करना है तो पोटेंशियल का हमें फार्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया हमारे पास P जो कि हमारे पास पोलराइजेशन को शो कर रहा है, आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर, और डी ऑफ टा ये शो कर रहा है हमारा कि ये हम वॉल्यूम में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमारा डी ऑफ टा आ गया। ये हम फार्मूला पीछे भी यूज़ करते हैं, पोटेंशियल का जनरल फार्मूला है। पी इज़ द पोलराइजेशन वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है उसकी तरफ हमारे पास इसकी डायरेक्शन है, और आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स पॉइंट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने मैनिपुलेट करना है इस इक्वेशन को वेक्टर कैलकुलस को यूज़ करते हुए। हमें पता है कि अगर हम ग्रेडियंट लें 1/r का तो वो इक्वल होता है आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। तो अभी जो हमने एक पीछे इक्वेशन पढ़ी है जो क्या थी हमारे पास v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास इंटेग्रल आ गया p डॉट आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर और डी ऑफ टा। तो ये वाली जो टर्म है आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर और उसकी जगह हम डेल इंटू 1/r रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी एज इट इज ही आ गया, आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर ये किसके इक्वल है डेल 1/r के, इसकी जगह डेल 1/r आ गया, और डी ऑफ टा एज इट इज ही आ गया। ठीक हो गया। अब हमने सेकंड स्टेप में इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक हो गया। प्रोडक्ट रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है डेल डॉट एफ इंटू ए विच इज इक्वल टू एफ डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल ऑफ एफ। ठीक हो गया। ए जो है वो हमारे पास पी है, पी को हमने कह दिया, और जो हमारे पास एफ है 1/r है तो इसके ऊपर ये हमने डाइवर्जेंस
को अप्लाई किया तो ये वाली जो पूरी चीज़ है वो डेल डॉट पी ओवर आर के ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो एफ जो है वो 1/r है, तो एफ की जगह आ गया हमारे पास 1/r, और जो ए है उसको हमने कहा पी के इक्वल है, तो ये आ गया हमारे पास p/r। और ये इसके ऊपर भी हमने डेल वाला पूरा अप्लाई, ये जो ऊपर फार्मूला है ये डेल जिस तरह ओपन किया है, एफ की जगह हमने 1/r रख दिया और डेल एज इट इज ही आ गया, और ए की जगह हमने पी रख दिया और इस पूरे को सॉल्व किया। ठीक हो गया। तो ये वाली पूरी इक्वेशन जो है वो इस चीज़ के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर जहाँ पर हमारे पास डेल डॉट 1/r है वहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट p/r और d ऑफ टा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ किया है। अच्छा जी, वी कैन यूज़ द डाइवर्जेंस थ्योरम टू कन्वर्ट इट इनटू द सरफेस इंटेग्रल्स। वॉल्यूम इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं। हमें पता है अगर हमारे पास डेल डॉट ए टी ऑफ टा है तो हम इसको वॉल्यूम इंटेग्रल है, और सरफेस इंटेग्रल में ए डॉट डी ऑफ ए। हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के अंदर, लेकिन अगर उस वॉल्यूम से हम उसको सरफेस में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए ऑब्वियसली हम डाइवर्जेंस थ्योरम को ही यूज़ करेंगे। वेयर एस इज द बाउंड्री ऑफ द सरफेस एंड वी इज द वॉल्यूम। सो तो फिर पोटेंशियल क्या बनेगा? पोटेंशियल कुछ इस तरह बनेगा कि आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक जगह आ गया हमारे पास p, और ये हमारे पास सरफेस का d/r, p/r जो कि हमारे पास ऊपर से ही चल रहा है ये वाला, और हमारे पास अगर एरिया आ गया तो ये हमारे पास हमें ऑब्वियसली पता है कि वो सरफेस इंटेग्रल होगा, और अगर हमारे पास d ऑफ टा आ गया तो वॉल्यूम इंटेग्रल होगा। तो ये हमारे पास डेल डॉट p/r ये एज इट इज ही चल रहा है, ये ऊपर वाला ये वॉल्यूम के लिए सेम आ गया और सरफेस के लिए हमने इसको लिख लिया। अच्छा जी, पीछे हमने स्टेप नंबर किया था 3, अब हम करते हैं अपना स्टेप नंबर 4 जिसमें इंटरप्रेट करना है हमने इन टर्म्स को। हमने कहा कि जो हमारे पास सरफेस इंटेग्रल है वो इक्वल आ गया हमारे पास p डॉट डी ऑफ ओवर आर, सरफेस बाउंड चार्ज आ गया, और पीछे जब हमने सरफेस बाउंड चार्जेस को डिस्कस किया था वो किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास सिग्मा आ गया सरफेस बाउंड चार्जेस के लिए विच इज इक्वल टू p पोलराइजेशन और एनी यूनिट वेक्टर। ये फार्मूला पीछे स्टार्ट पर पढ़ा है जब हमने इनको इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और ये हमारे पास वॉल्यूम इंटेग्रल के लिए आ गया जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू द वॉल्यूम बाउंड चार्ज, और ये इक्वल हो गया हमारे पास रो बाउंड बी फॉर बाउंड चार्जेस और विच इज इक्वल टू नेगेटिव डेल डॉट पी आ गया। ठीक होगा। तो जब हम टोटल पोटेंशियल में लिखेंगे तो जो पीछे वाली इक्वेशन है उसमें p डॉट डी ओवर आर की जगह ये आ जाएगा, और डेल ओवर आर डॉट पी की जगह ये वाली चीज़ आ जाएगी। दरमियान में उनमें माइनस था तो ये माइनस और वो वाला माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और ये वाली बाकी पूरी जो पोटेंशियल है उसका फार्मूला सेम आ जाएगा। अच्छा जी, फिर टोटल पोटेंशियल के लिए हमने क्या किया कि ऊपर जो हमारा सरफेस इंटेग्रल किसके इक्वल है? वॉल्यूम इंटेग्रल। जहाँ जहाँ पर पीछे स्टेप नंबर 3 में ये दोनों है वहाँ पर हमने ये दोनों पुट किए। यहाँ पर इसमें नेगेटिव साइन है और पीछे भी नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन मिलके प्लस हो गए, और ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ गया। तो हमें पता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इज इक्वल टू नेगेटिव डेल वी। अब हमारे पास पोटेंशियल आ गया, इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज ड्राइव फ्रॉम द बाउंड चार्जेस, जिसमें हमारे पास सरफेस बाउंड चार्जेस और वॉल्यूम बाउंड चार्जेस, इनको कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन प्रोसेस इन्वॉल्विंग यूजिंग द कैलकुलस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाउंड चार्जेस की हेल्प से, और हमने दूसरा यूज़ किया है कैलकुलस की आइडेंटिटीज जिसमें प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फिजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बाउंड चार्जेस। इसको स्टडी करते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द फिजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बाउंड चार्जेस एंड डेरिवेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन को हम इस टॉपिक में सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स विद पोलराइजेशन P, the electric field depends on the type of the material and the configurations of the polarization। कि वो जो पोलराइजेशन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और वो मटेरियल जो है वो किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ वी हैव अ पोलराइज्ड ट्यूब एंड कट इट फ्रॉम द सेंटर्स वी विल गेट द सरफेस चार्जेस। कि अगर एक ट्यूब है हमें पोलराइज्ड है मीन कि उसमें जो डाइपोल्स हैं उसके वो। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कहा कि एक ट्यूब है,
तो उसमें हमारे पास जो है वो पोलराइज्ड है, तो उसका यूनिट वेक्टर एन कैप आ गया, पी उसकी पोलराइजेशन को शो कर रहा है। तो ये लेकिन अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होगी तो वहाँ पर अकोमुलेशन होगी बाउंड चार्जेस की। तो टोटल फील्ड जो है वो किस तरह हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड होता है, वो दो का कम्बिनेशन होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाउंड चार्जेस ऑन द सरफेस, कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाउंड चार्जेस जो सरफेस के ऊपर होते हैं उनकी वजह से होता है। तो उसके लिए जो हमने पोटेंशियल का फार्मूला लिख लिया, जो कि हमने स्टार्ट पर लिखा था, वही आ गया। तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगाएंगे, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आर यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड जब इस आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब आ जाएगा, और ये ऊपर वाला जो पी है ये एज इट इज ही आ जाएगा। फिर हमने जो डायरेक्शन है उसको स्किप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, हमने ये हमारे पास डायपोल मूवमेंट है स्फीयर का, जो स्फीयर का डायपोल मूवमेंट है उसका फार्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में हमारे पास पी यूनिट वेक्टर जो कि पोलराइजेशन को शो करता है। ठीक हो गया। तो ये जो है हमारी ऊपर वाली क्वेश्चन जहाँ पर पी है वहाँ पर हम अपना ये फार्मूला पुट करेंगे। जब हम अपना ये फार्मूला ऊपर पुट करते हैं तो ये नेगेटिव साइन 4/3 पाई आर क्यूब पी, और नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला, और आर क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पर आ गया, 4 के साथ, पाई के साथ, और पी यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमने स्टार्ट पर डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना, वो आ गया -1/3 एप्सिलॉन नॉट, और पी जो है वो उसकी पोलराइजेशन को शो कर रहा है। होप सो ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।